तंदूर मोमोज वाला। एक गांव में पांडू समोसे वाला रहता था। पूरे गांव वाले पांडू के समोसे के दीवाने थे। पांडू के जीने का एक ही सहारा था उसका पोता। वो अपने पोते को बहुत प्यार करता था और अपनी सारी कमाई उसी की पढ़ाई पर लगाता। पर न जाने क्यों वो उसे हमेशा अपने समोसे की रेडी से दूर रहने को कहता था। दादाजी, अब आपकी उम्र हो चुकी है, आपको घर पर बैठ जाना चाहिए। मैं हूं ना, मैं कमा लूंगा। तू अगर कमाएगा तो पढ़ेगा कैसे? मैं तुझे बहुत बड़ा आदमी बनते देखना चाहता हूं बेटा। जो गरीबी मैंने देखी वो तू देखे, मुझे गवारा नहीं। पांडू अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकालकर सुमित के हाथों में रखता है और उसे कहता है, ले, ये मेरी जमा पूंजी है। शहर में ये पैसे तेरे काम आएंगे। अपने दादा की बात मानकर सुमित शहर में आगे पढ़ने के लिए रवाना हो जाता है। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह एक आदमी अपनी रेडी लिए पूरे गांव में आवाज लगाता है, समोसे और पकौड़े को भूल जाओ, आओ आओ नत्थू के मोमोज खाओ। ये कौन नया आदमी आ गया गांव में सुषमा? चल जरा देखे तो ये मोमो का होता है। अरे मम्मी, मोमो शहरों में मिलता है। मुझे तो कितना मन था मोमो खाने का। चलो ना मम्मी, मुझे भी मोमो खाना है। गांव वाले नत्थू मोमो वाले की रेडी के पास लाइन लगाकर खड़े हो जाते। अरे भैया, ये क्या बना रहे हैं? एक पीस चखाना तो जरा। अरे भाभी, ये पीस में नहीं आता, प्लेट में आता है। एक प्लेट में 12 पीस और दाम बस 30। ये तो बड़ी सस्ती है। ऊपर से पहला पीस आपको मुफ्त में टेस्टिंग के लिए, फिर अगर अच्छा लगे तो ऑर्डर दीजिएगा। प्यारी नत्थू के मोमोज को चक्कर वाह वाह करती नहीं थकती। ये तो समोसे से भी टेस्टी है भैया। समोसे से दाम आधा और क्वालिटी कहीं ज्यादा। तभी पांडू अपनी रेडी लिए बाजार में आता है। यूं यूं मन को मोह से, आइए खाइए आलू गोभी और प्याज के समोसे। आपके समोसे कोई नहीं खाएगा दादाजी। फ्राई मोमोज इतने सस्ते दामों में मिल रहे हैं तो कौन खाएगा आपके समोसे? पांडू सुबह सुबह रेडी लेकर निकलता और सुबह से शाम हो जाती, पर अब उसकी रेडी पर कोई भी नहीं आता। सभी नत्थू के फ्राई मोमोज खाने चले जाते। अपना धंधा बंद कर दो पांडू, वैसे भी कोई भी तो तुम्हारे पास आता नहीं। सारे गांव वाले मेरे मोमोज के दीवाने हैं। अब तुम्हारा समोसा पुराना हो गया। नत्थू का पूरे गांव में बोलबाला हो गया था, क्योंकि उसका कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं था। इसलिए अब नत्थू मनमानी पर उतर आया था। वो पुराने तेल में लोगों को समोसे तलकर दे दिया करता और उसके अंदर बासी और सड़ी गली सब्जियां भर दिया करता। ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? मैंने आज तक कभी गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया, फिर भी किसी को मेरे समोसे नहीं खाने। ईमानदारी का फल हमेशा बुरा ही होता है। पांडू का दिल टूट जाता है और अब वो रेडी लगाना छोड़ देता है। दिन रात पांडू अपने घर के एक कोने में पड़ा रहता। उसकी हालत देख उसका पड़ोसी विमल उसके पोते को फोन कर सब बता देता है और बिना देर किए सुमित वापस गांव लौट आता है। अरे बेटा, तू यहाँ कैसे? वहां सब कैसा चल रहा है? वाह दादाजी, अपने पोते के साथ ही गद्दारी। हाँ, सारे सुख पोते के और दर्द सारे दादा के। ऐसा कभी होता है भला? आप यहाँ भूखे प्यासे बिना पैसों के कैसे रह रहे थे? आपने ये सब कुछ मुझे बताया क्यों नहीं? वो तो अच्छा है विमल काका ने मुझे सब बता दिया, वरना क्या होता। जिस आदमी ने हमेशा अपने बाजुओं पर भरोसा किया हो, वही अगर बेरोजगार हो जाए तो आत्मा भी उसका साथ छोड़ने लग जाती है बेटा। जिस रेडी से आपने मुझे हमेशा दूर रखा, अब उस रेडी को नया रूप देने का समय आ गया दादाजी। अगर आप मेरे दादा हैं तो मैं भी आपका ही पोता हूँ। आपका काम आपको वापस दिलाकर ही रहूंगा। इस गांव में हमेशा पांडू की चली थी और पांडू की चलेगी। पुराने तेल में बहुत मोमोज तल लिए नत्थू जी। अब कंपटीशन शहर के सुमित से है। अगले दिन गांव के बाजार में सुमित तंदूर लगाए खड़ा हो जाता है। उसे देख सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। अब और न बनो झंडू, क्योंकि अब हेल्दी मोमो बेचने निकला है पांडू। शहर में तो कोई भी तेल मसाला खाना ही नहीं चाहता। मैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होकर आया हूँ, किसी को भी तेल मसाला नहीं खाना। इसलिए आप लोगों की सेहत का सोचकर मैंने भी एक नया आइडिया अपनाया।
तंदूरी रोटी का स्वाद और पांडु के खाने का विश्राम दोनों एक साथ। ना बासी सब्जी ना पुराना तेल, ऐसा है स्वाद, बाकी सभी हो जाएंगे फेल। क्या गजब का स्वाद है, मजा आ गया। ये तो नत्थू के फ्राइड मोमोज से भी अच्छा है। देखिए जी, आप भी खा सकते हैं, इसमें कोई तेल मसाला नहीं है। अगर किसी के घर में चूल्हा जलाने में तकलीफ हो रही है तो वो हमारे तंदूर में अपने घर का खाना भी बना सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पांडु तो हमेशा लोगों की मदद करने में मानता था। सुमित का आइडिया और पांडु के हाथ के स्वाद के कारण उसका काम फिर से चल पड़ता है। वो दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई करने लगता है और एक महीने में ही एक ढाबा खरीद लेता है, जो कि नत्थू को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और वो एक रात चुपके से पांडु के ढाबे में रखे तंदूर के पास जाकर तंदूर में बारूद भर देता है। जैसे जलेगा तंदूर, पांडु हो जाएगा मेरी नजरों से दूर। अगली सुबह नत्थू की पत्नी अपने बच्चे को गर्म दूध देने स्टोव ऑन करती है, पर सिलेंडर खत्म होने के कारण स्टोव ऑन नहीं होता। इसलिए वो सीधा पांडु के तंदूर में दूध गर्म करने को निकल पड़ती है। ए जी, मैं पांडु चाचा के ढाबे पर जा रही हूँ, वहीं से दूध गर्म करके ले आऊंगी। शांति जैसे ही घर के बाहर निकलती है, नत्थू उसके पीछे भागता है। शांति तंदूर में जैसे ही माचिस की कांटी जलाकर डालने जाती है, नत्थू उसे पीछे से धक्का दे देता है। माचिस की काठी तंदूर में गिर जाती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके की आवाज सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जो गड्ढा मैंने पांडु के लिए खोदा था, आज उसमें मेरी पत्नी गिर जाती। मुझे माफ कर दो पांडु, मैंने गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इससे ज्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है नत्थू। वैसे मैं एक नया ढाबा खोलने की सोच रहा हूँ, तो क्या मेरे साथ मिलकर काम करोगे? पांडु एक और ढाबा खोल लेता है और उसमें नत्थू को मैनेजर बना देता है। धीरे धीरे समय के साथ पांडु का काम इतना अच्छा हो जाता है कि दोनों दादा पोते मिलकर एक नया ब्रांड दादा पोते का तंदूर मोमो अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। रौनक अपनी बहन प्रीति के साथ ढाबे में काम कर रहा था। अचानक शोर होने लगा। रौनक बाहर गया तो उसने देखा एक आदमी माँ को डांट रहा था। मुझे चुप रहने को कह रही हो? 5 लाख रुपए दिए हैं, कोई मजाक नहीं है। किश्त नहीं आई तो बेटी ले जाऊंगा। सेठ जी, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पैसे वापस कर दूंगी, हाथ जोड़ती हूँ। आप अभी यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ, पर अगले महीने अगर किश्त सही समय पर नहीं आई तो खुद ही सोच लेना। उर्मिला आंखें पोंछते हुए अंदर रसोई में आती है। रौनक माँ की तरफ देखता है और पूछता है, माँ, तुमने 5 लाख रुपए लिए हैं, तुमने मुझे बताया भी नहीं। बेटा, पिछले कई महीनों से मकान का किराया नहीं दिया था, साथ ही ढाबे में नए बर्तनों की जरूरत थी। मैंने ढाबे को गिरवी रख दिया, ना लेती तो क्या करती, फिर तुम दोनों की फीस। माँ, तुम तो हमेशा कहती हो ढाबा अच्छा चल रहा है, 2 महीने पहले ही तो तुमने प्रीतो की सगाई की है, मुझे भी MBA करा रही हो। घर आकर माँ को उदास देख रौनक कहता है, कुछ दिनों की बात है, मुझे नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारे दुख के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। रौनक शहर वापस चला जाता है। उसे उदास देखकर उसकी गांव की दोस्त रेवती, जो उसके ही कॉलेज में थी, पूछती है, अरे क्या हुआ रौनक? हर समय हंसते रहने वाला रौनक आज उदास कैसे है? माँ के ऊपर बहुत भार पड़ जाता है। मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे चाचा सेठ हीरा लाल उनकी बेइज्जती कर रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आजकल हर कोई कुछ नया चाहता है, तो माँ से कुछ नया करने को क्यों नहीं कहते? यार, वो गांव है, वहाँ पर बदलाव को इतनी जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। पर कुछ महीनों के बाद उर्मिला का फोन आता है। कैसी हो माँ? मुझे पैसे भी मत भेजना, मैं यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। प्रीतो कैसी है? बेटा, सेठ के गुंडों ने ढाबे पर कब्जा कर लिया है, प्रीति की सगाई भी टूट गई है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। बेटा, तेरी परीक्षाएं होने वाली हैं, अगर तू यहाँ आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू पुलिस में रिपोर्ट कर। सेठ पैसे वाला आदमी है, इसीलिए पुलिस वाले भी मेरी नहीं सुन रहे हैं।
परिवार से बड़ा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। मैं आ रहा हूँ। रौनक गांव पहुंचता है। सेठ जी, वो ढाबा हमारा है, हम दे देंगे आपके पैसे, आप ढाबा छोड़ दीजिए। तेरी माँ की चाट बहुत मशहूर थी ना, मुझसे भी चाट के पैसे लेती थी, अब भुगतो। अब तुम तीनों बिना ढाबे के एक दूसरे को ही चाट खिलाना। बढ़ाया MBA, न घर का न घाट का। जा अब घर में झाड़ू लगा, माँ बहन के कपड़े धो। क्योंकि तुझे परीक्षा देने लायक तो हम छोड़ेंगे नहीं। रौनक गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है। सेठ के गुंडे रौनक को मारते पीटते हैं और छोड़ देते हैं। हे भगवान, रौनक बेटा ये क्या हो गया? अब तू परीक्षा कैसे देगा? चाय बेचकर घर तो चल ही जाएगा, आगे क्या? सारे सपने टूट गए मेरे। रौनक के घाव भरने में 1 महीना लगता है। एक दिन वो माँ से कहता है, माँ, तूने प्रीतो की शादी के लिए जो भी साड़ियाँ खरीदी हैं मुझे दे। रौनक रंग बिरंगी बनारसी साड़ियों को चारों तरफ से घेरे के बिजली के झालरों में सजाता है और बीच में भट्टी लगा देता है और शुरू कर देता है अपना ढाबा। वाह भैया, ये है पढ़ाई लिखाई का फायदा। हाँ रे, ये तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। चाट बनाने में माहिर प्रीति और उर्मिला की बनाई चाट की खुशबू चारों तरफ फैलने लगती है और लोग ढाबे में आने लगते हैं। रौनक सभी को चाय वाले कुल्हड़ में चाट परोसता है। ये क्या भाई, कुल्हड़ में चाट? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। अरे चाचा, एक बार खाकर तो देखो। कुल्हड़ की सौंधी खुशबू और गरम गरम चाट ऐसा मजा देगी कि सब भूल जाओगे। धीरे धीरे रौनक की कुल्हड़ चाट का जादू चारों तरफ फैल जाता है। वो अपने ढाबे का नाम रखता है MBA कुल्हड़ चाट वाला। क्या कहा? वो रौनक कुल्हड़ में चाट बेच रहा है? जरा मैं भी तो देखूं कैसी है कुल्हड़ चाट। जरा लाना। रौनक भैया, जरा एक चाट देना। तो तुम्हें मेरी चाट की खुशबू मिल ही गई, ले लो। पर 100 रुपए की है, सबके लिए 75, तुम्हारे लिए 100। ना घमंड, मुझसे 100, इसे मजा चखाना ही होगा। सेठ चाट खाता है। कुल्हड़ में सौंधी सौंधी चाट खाकर वो हैरान हो जाता है। तभी रेवती आती है। नमस्ते चाचा जी, क्या खा रहे हैं? तुम्हारे दोस्त के ढाबे की कुल्हड़ चाट, तुम भी खा लो, वरना फिर नहीं मिलेगी। वो नहीं जानता फूड इंस्पेक्टर मेरा ही दोस्त है। रेवती चाचा की मंशा समझकर रौनक के घर जाती है और कहती है, देखो रौनक, वो मेरे चाचा जी हैं। वो तुम्हारा ढाबा बंद करवाना चाहते हैं। अब उन्हें क्या चाहिए? उन्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या? सच कहा आपने। असलियत में फूड इंस्पेक्टर से जान पहचान होने के कारण वो फिर कोई षड्यंत्र करके इसे बंद करवाना चाहते हैं। मुझे ढाबा को और यूनिक बनाना है। परीक्षा ना दी तो क्या, पढ़ा तो पूरा है। नाग पंचमी के मेले में चाचा जी मेयर साहब को चीफ गेस्ट बना रहे हैं। वो मेरी फ्रेंड के पापा हैं। मैं कुछ करती हूँ, उनका हाथ तुम्हारे सर पे हो तो सब ठीक हो जाएगा। रेवती मेयर साहब को रौनक की सारी कहानी सुनाती है। बेटा रौनक, तुमने तो जादू कर दिया। नागपंचमी आने वाली है, बड़ा मेला लगेगा, तुम अपनी स्टॉल जरूर लगाना। मेले में शहर के मेयर के साथ रेवती भी आती है और उसकी सहेलियां भी, और उनके साथ बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर भी होते हैं जो रौनक से उसका इंटरव्यू लेते हुए पूछते हैं, MBA कुल्हड़ चाट वाला, आपका ये बोर्ड बड़ा यूनिक है, क्या आप बता सकते हैं इस नाम के पीछे का राज क्या है? पहले तो आप मेरी कुल्हड़ चाट खाइए, उसके बाद आपको राज पता चल जाएगा। एक्चुअली मैंने शहर से MBA किया है, लेकिन क्या? लेकिन बोलिए रौनक जी, क्या कहना चाहते हैं? आप सभी के माध्यम से मैं सेठ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर उन्होंने मेरी माँ के ढाबे पर कब्जा नहीं किया होता तो मैं शहर से गाँव नहीं आता। ये आप क्या कह रहे हैं? रौनक, तुम्हें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। मेयर साहब, मैं सेठ साहब का शुक्रगुजार हूँ। उनकी पिटाई के कारण मैं MBA का एग्जाम नहीं दे पाया और मुझे ये ढाबा खोलना पड़ा, जिसके कारण आज मैं आप सबसे मिल सका। आप महान हैं, लेकिन सेठ साहब को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। बेटा रौनक, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारे ढाबे को और अच्छा बनाने के लिए 5 लाख का इनाम देता हूँ। और सेठ साहब, आप तैयार रहिएगा, जल्दी ही मैं इस केस की जांच करवाऊंगा। मीडिया द्वारा हर तरफ प्रसिद्ध हो जाता है। सेठ को उसके किए की सजा मिलती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।